नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। वक्त हो चला है जवाब तो चाहिए का। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे बीजेपी द्वारा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जारी किए गए पहली लिस्ट और 29 सीटिंग एमपी को 2024 रण क्षेत्र से दूर रखने की। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए जो 370 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है, उसको लेकर के पूरे देश में बीजेपी के कार्यकर्ता एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटे हुए हैं। पंचायत स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक का सिलसिला जारी है और बूथ स्तर पर मतदाताओं से संपर्क साधा जा रहा है। चुनावी समय नजदीक आता देख बीजेपी ने जनता के मूड को भांपते हुए बीते दिन जब 195 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया तो इसमें कई सारे सरप्राइज देखने को मिले। सरप्राइज इसलिए क्योंकि बीजेपी की सूची में जहां कई नए नामों पर मुहर लगाई गई थी, तो वहीं 29 सिटिंग एमपी का पत्ता भी काटा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव में भोपाल जैसे हॉट सीट पर जीत हासिल करने वाली प्रज्ञा ठाकुर से लेकर के डॉक्टर हर्षवर्धन तक के नाम उन सूची में शामिल नहीं है, जिन पर दोबारा बीजेपी ने विश्वास नहीं दिखाया है। ये आंकड़े चौंकाने वाले जरूर हैं, लेकिन बीजेपी का हाल ही में जनता की जरूरतों और सियासी भविष्य को देखते हुए सफल एक्सपेरिमेंट करने का अपना अलग ही अंदाज रहा है। आपको बता दें कि 2019 में भी टिकट बांटने का फॉर्मूला भी कुछ इसी प्रकार था। 2014 से 2019 लोकसभा कार्यकाल में बीजेपी के 99 ऐसे सांसद थे जो लगातार 2 बार जीत चुके थे। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए इन 99 सांसदों में से 44 का टिकट कट गया था। मतलब साफ है कि बीजेपी चुनावी रणनीति के साथ साथ अगले कुछ सालों की भी राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करती चलती है और बीजेपी के जीत के मुख्य कारकों में से एक है। बीजेपी द्वारा जारी किए गए पहली लिस्ट पर विपक्षी पार्टियों द्वारा भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तो सिटिंग एमपी को आगामी चुनाव के लिए टिकट न मिलने पर यह आरोप लगा दिया है कि ये सारे एमपी जनता की समस्याओं के सामने खड़े नहीं मिले थे। खैर, जो भी हो, समझने वाली बात यह है कि बीजेपी का रोड मैप राज्यों की राजनीति को देखते हुए भी तय किया जाता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ाया गया, जिसके परिणाम आपके सामने हैं। आज दोनों ही राज्यों में बीजेपी मजबूती से अपनी सरकार चला रही है और आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बीजेपी की 29 सांसदों को 2024 के रण क्षेत्र से दूर रखने का कारण क्या है। भारत को बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, उसके तहत 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को क्या बीजेपी केंद्र में लाकर अहम जिम्मेदारियां देने का प्लान कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार के भी सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा और आगामी लोकसभा में उनका टिकट काटा जाएगा। इन तमाम विषयों पर, इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में पीएम मोदी समेत 34 केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल हैं। आपको बता दें, बीजेपी ने ज्यादातर सीटों पर अपने मौजूदा सांसदों पर ही दांव खेला है, तो वहीं कई सीट पर पुराने चेहरों की जगह नए चेहरे उतारे हैं। दिल्ली से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत गुजरात जैसे प्रदेशों में बीजेपी ने अपने कई सांसदों के टिकट काट दिए हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा 34 मंत्रियों और 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी की पहली सूची में उत्तर प्रदेश की 51, पश्चिम बंगाल की 20, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात की 15, राजस्थान की 15, केरल की 12, तेलंगाना की 9, असम की 11, झारखंड की 11, छत्तीसगढ़ की 11, दिल्ली की 5, जम्मू कश्मीर की 2, उत्तराखंड की 3, अरुणाचल की 2, गोवा की 1, त्रिपुरा की 1, अंडमान की 1, दमन और दीव की 1 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बीजेपी की सूची में 28 महिलाएं समेत अनुसूचित जाति के 30 और अनुसूचित जनजाति के 20 नेता शामिल हैं।
जिनको लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिला है। बीजेपी की ओर से जारी उम्मीदवारों की पहली सूची में कुल 29 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए हैं। बीजेपी द्वारा जारी इस लिस्ट में असम के 5, छत्तीसगढ़ के 4, दिल्ली के 4, मध्य प्रदेश के 6, राजस्थान के 5, पश्चिम बंगाल के 8, त्रिपुरा के 1 और झारखंड के 2 सांसदों के टिकट काटे गए हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मीनाक्षी लेखी, हर्षवर्धन, केपी यादव, जयंत सिन्हा, रमाकांत भार्गव जैसे नेता उन 29 सांसदों में बड़े नाम हैं, जिनके बदले बीजेपी ने दूसरे मोहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ तमाम गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे मैं परिचय करा देती हूँ। AK मिश्रा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जो कि इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हरगोविंद अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुकेश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी और आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। लगातार हम देख रहे हैं बैठकों का दौर जारी रहा। देर रात 3:30 बजे तक बैठकें चलती हैं, लिस्ट का ऐलान होता है और उसके बाद बेहद चौंकाने वाले नाम जो है वो भी सामने आते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा फेरबदल जो हमने देखा वो राजधानी दिल्ली में हमें देखने को मिला है। सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी सर। मुकेश जी। हाँ कनिका, दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। 5 टिकटों का जो ऐलान हुआ है उसमें से 4 जो टिकट है वो 4 टिकट जो है नए, यानी एक केवल मनोज तिवारी को छोड़ दें तो सारे टिकट जो है बदल दिए गए हैं। अगर आप इस तरीके से आप देखें कि जो पुराने गार्ड थे बीजेपी के उनको बदला गया है और नए लोगों को जो है चांस दिया गया है। और इसमें इस बात का संकेत, अगर केवल दिल्ली की बात ना करें, अगर आप पूरे जो लिस्ट निकली है, अगर पूरे लिस्ट की अगर आप बात करें तो बीजेपी ने एक संकेत देने की कोशिश की है कि पिछले चुनाव में, यानी 2014 के पहले की मैं बात करता हूं, जो कि धीरे धीरे करके 2014-2019 के बाद 2024 के लिए पूरी तरीके से बदल दी गई है। कि पहले जो बीजेपी में परंपरा थी उसमें क्या था कि जो स्टेट लीडर थे या जो सांसद थे उनकी चलती थी और वो केंद्र चूंकि कमजोर था, यानी जो पार्टी का जो संगठन था वो चूंकि कमजोर था और सांसदों की जीत पर उनकी जीत जो है निर्भर करती थी। इसलिए जो पार्टी थी, केंद्रीय स्तर पे जो संगठन था, वो स्टेट लेवल पे जो लीडर वहां काम कर रहे थे उन पर उनकी निर्भरता ज्यादा थी। लेकिन बीते अब 14 से 19 और 19 से 24 के बीच में संगठन जिस तरीके से मजबूत हुई है, जिस तरीके से मोदी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी बनी है, तो उसके बाद से केंद्र जब मजबूत हुआ है तो केंद्र अब अपनी चलाता है। अब केंद्र के हिसाब से, यानी जब अभी कार्यकारिणी हुई थी, कार्यकारिणी में भी बीजेपी ने ऐलान किया था, विनोद तावड़े थे वहां पर, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था वहां पर, उन्होंने कहा कि इस बार सभी सीटों पे जो है कमल निशान चुनाव लड़ रहा है। यानी संकेत उन्होंने दे दिया था कि संगठन जिसको चाहेगा उसको टिकट देगा और निशान, कमल निशान जो है वो जीत की गारंटी होगी। इसलिए जो इस बार टिकट का आप देखेंगे, चाहे आप दिल्ली की बात करें, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में 80% टिकट जो है काट दिए गए हैं। हालांकि ओवरऑल अगर इस 195 सीटों की अगर बात करें तो इसमें 155 सीटें ऐसी है जो बीजेपी जीती हुई है और 117 जो है वो पुराने लोगों को रिपीट किया गया है। यानी इस बार केवल 20% सीट को जो कैंडिडेट है उनके नाम काटे गए हैं। लेकिन जो अभी जो आने वाली जो दूसरी, तीसरी, चौथी जो लिस्ट होगी उसमें आप देखेंगे जो बहुत बड़े स्तर पे जो सिटिंग एमएलए है या जो पिछली बार जो हार गए थे, जिनको टिकट मिला था, तो उनको टिकट इस बार नहीं दिया जाएगा और उसमें पूरी तरीके से फेरबदल होगी। यानी जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको बरकरार रखने की कोशिश की गई है। फिर भी जो लोग जीते हुए थे उनको भी किराया, जैसे आप रमेश बिदूरी की बात कर लें, आप दिल्ली में आप इनकी बात कर लें, जो 5 सीटें जो काटी गई है यहाँ पे, रमेश बिदूरी की बात करें, चाहे प्रज्ञा ठाकुर की बात आप भोपाल में कर लें। प्रज्ञा ठाकुर और रमेश बिदूरी एक तरीके से बयानवीर, जो इन्होंने जो बयान दिया था, जिस तरीके से प्रवेश वर्मा जिन्होंने अपने बयान दिए थे और उन बयानों के चलते जो है सुर्खियां बटोरी थी, तात्कालिक रूप से उन्हें इसका फायदा होता नजर आया था। लेकिन बीजेपी ऐसे लोगों से अभी किनारा करते हैं। अभी अगर इन सीटों 195 सीटों का अगर आप आकलन करेंगे तो देखेंगे कि आप बीजेपी ने वैसे लोगों से किनारा करने की कोशिश की है जो अपने बयानों के जरिए जो है कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोर रहे थे और उससे पार्टी को
विश्व स्तर पे नहीं, आपके राष्ट्रीय लेवल पे जो है पार्टी को कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ रहा था और उनकी छवि को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था। तो बीजेपी अपने तरीके से उन लोगों को से किनारा की है, लेकिन एकमात्र सीट बीजेपी की इनमें ऐसी है, मीनाक्षी लेखी की बात अगर मैं करूं, मीनाक्षी लेखी की सीट बदल करके बांसुरी स्वराज को दिया गया है। तो मीनाक्षी लेखी के खिलाफ कोई इस तरीके का ना बयान वाला मामला है, वो मंत्री भी रही हैं, लेकिन उनका टिकट जो है वो काट दिया गया। लेकिन संगठन की तरफ से उन्हें आश्वासन मिला है, उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें कनिका, तो मध्य प्रदेश में बहुत ही शानदार टिकट का चयन किया गया है। जो प्रज्ञा ठाकुर है उनका काटा गया है, और जो पुराने जो संगठन के आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। जो गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनको टिकट दिया गया है। और एक चीज यहाँ पर आप देखेंगे, बहुत सारे लोगों को फग्गन सिंह कुलस्ते उनको रिपीट किया गया है। और एक जो मैसेज देने की दिल्ली से जो टिकट दे रहे ये कर रहे थे, जो लोग दिल्ली के टच में थे और दिल्ली में राजनीति कर रहे थे, उन लोगों का टिकट जो है काटा गया है। और उन लोगों को पिछले चुनाव में आप देखे होंगे, जो कृषि मंत्री तोमर थे, चाहे नरोत्तम मिश्रा थे, चाहे और जो यहाँ केंद्रीय मंत्री थे, उन सबको वापस भेजा गया वहां पर। और जो राज्य की राजनीति कर रहे हैं उनको अब केंद्र में लाया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान को जो है विदिशा से टिकट दिया गया। विदिशा एक तरीके से कहें जो केक वॉक सीट है बीजेपी की, बिल्कुल ऐसी सीट है जो आप कोई भी खड़ा होता है। तो सुषमा स्वराज भी वहां से जीतती रही है, सुषमा स्वराज की सीट भी रही है वो। तो कुल मिलाकर के देखें आप, तो बीजेपी ने ये कोशिश की है और ये संदेश देने की कोशिश की है, तो संगठन जो है उसका से रहेगा इस टिकट में, और संगठन जो चाहेगा वही होगा। पिछली बार की तरह, यानी 2014 के पहले जो अगर आप देखते होंगे, जो सांसद बड़े मार्जिन से जीत करके आता था, जिसका क्षेत्र में प्रभाव रहता था, वो डिक्टेट करते थे केंद्र को, और उनके हिसाब से पार्टी जो है झुकती थी और उनको टिकट देने पे मजबूर होती थी। लेकिन वैसा इस बार नहीं किया गया। केरला की अगर आप बात करें तो केरला में बीजेपी की कोशिश है कि वो कम से कम डबल डिजिट में आए, क्योंकि 370 का जो आंकड़ा तय किया है बीजेपी ने, जो गोल सेट किया है, उसमें साउथ से सीटें अगर नहीं आती है तो 370 का जो आंकड़ा है वो रीच नहीं होगा, वो आप नहीं पा सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे दिया। एके एंटनी के जो बेटे अनिल एंटनी हैं, जिन्होंने बगावत की, पार्टी से भी बगावत की और परिवार से भी बगावत करके बीजेपी ज्वाइन किया, उनको टिकट दिया गया उनके भरोसे। और एक जो नाम केरला में आप देखेंगे, जो राजीव चंद्रशेखरन का, जो अभी मंत्री भी हैं कैबिनेट में, और वो हैं कर्नाटक के। उनका अगर आप बैकग्राउंड उठा करके देखें तो टेक्नोक्रेट हैं, इंटेल में काम किया हुआ है, बीपीएल नाम की कंपनी उन्होंने खोली है, हार्वर्ड से 2 सर्टिफिकेशन उनका जो है आईटी में उन्होंने लिया हुआ है, और बहुत ही मंझे हुए जो है वो खिलाड़ी, और उनको दिया गया शशि थरूर के खिलाफ उन्हें उतारा गया है। यानी बीजेपी जो है इस बार पूरी स्ट्रेटजी से है कि साउथ में जो है किस तरीके से सीटें बढ़ाई जाए, और ये जो 195 बिल्कुल मुकेश जी, साउथ में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। एके मिश्रा जी, अब आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, लिस्ट जारी हुई दिल्ली में, हमने देखा जो फेरबदल हुआ है, क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, अब हालांकि गठबंधन इसे कहें या ना कहें ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन वहीं अगर जैसे बात की जाए तो क्या ये एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है? आपको ऐसा लगता है सर? देखिए, बदली हुई परिस्थितियों में 5 साल में परिस्थितियां बदल जाती हैं, नए प्रॉब्लम और चुनौतियां तो होती हैं जी। सवाल यहाँ पे ये है कि अगर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए, 2 प्रिंसिपल पे अगर इसका डिस्कशन करें, तो जब कोई पार्टी, कोई नेता या कोई भी सिस्टम अपने आप में संपूर्ण हो जाता है, अपने विकास के चरम पे पहुंचता है, तो वहाँ पे इंडिविजुअल कैंडिडेट का बहुत रोल या मायने नहीं रखता है। यही कारण है कि जो अभी पहले बात हो रही थी कि भाई ऐसे ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया गया जो बहुत दिग्गज नेता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के प्रक्रिया में भाजपा या नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है वो इस लेवल पे पहुंच गई है कि अब उनका सिस्टम ऑटो प्रोडक्टिव हो गया है, यानी कि पार्टी सिंबल और उसके मुद्दे ही चुनाव जिताएंगे, कैंडिडेट चाहे कोई भी हो। तो इतनी ताकत या विकास के इस पराकाष्ठा पे पहुंचने पे बहुत मेहनत और टाइम लगता है, जिसको बीजेपी ने अचीव किया। इसके पहले भी आप जाके देखिए, इंदिरा गांधी जब अपने पराकाष्ठा पे थी तो कैंडिडेट कौन है ये ज़्यादा मायने नहीं रखता था, या तो पार्टी मायने रखती थी या इंदिरा गांधी का चेहरा मायने रखता था। तो ये एक जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है पार्टी को मजबूत करने का, ये उसका वो है।
दूसरा, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो ग्राउंड पे अगर बहुत सारे नए चेहरों को लाया जा रहा है और पुराने चेहरों को हटाया जा रहा है, तो 4-6 महीने पहले देखिए जब महिला आरक्षण का बिल पास हुआ था, इसके साथ कई मुद्दे और बीजेपी ने उछाले थे। अभी आप देखिए कि पहली लिस्ट में जो इन्होंने महिलाओं की संख्या देखें तो लगभग उतना ही है, लगभग 30-33% के आसपास है। इसके साथ और भी जो इन्होंने मुद्दे उछाले थे, यानी कि ये पूरे कैंडिडेट को भी इस, अब जैसे जाति जनगणना की बात बहुत अच्छे तरीके से चली थी, इस लिस्ट में देखिए तो कहीं कोई आदमी क्वेश्चन नहीं उठा पाएगा और इस चीज को बीजेपी बोलेगी चुनाव में कि हमने तो महिला आरक्षण की बात की थी, हमने तो टिकट में वो करके दिखाया। जाति जनगणना की आप केवल बात करते हैं लेकिन हमने टिकट के बंटवारे में उस चीज को करके दिखाया। तो बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे के जो मुद्दे थे, जो इन्होंने उछाले थे और जो इस चुनाव में उनके भावी मुद्दे होने वाले हैं, उनके कोरिलेशन में भी ये टिकट बंटवारा कर रही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बोला, बीजेपी चूंकि अपने आप में स्वयं सक्षम हो गई है, इनका मैकेनिज्म, इनका सिस्टम, तो एक इंडिविजुअल कैंडिडेट और दूसरी अपोजिशन या राइवल पार्टी उतना ज्यादा जो है महत्वपूर्ण नहीं रहता है। मुझे लगता है कि ऊपर के लोग, बीजेपी के टॉप के जो लोग हैं, वो एकदम कॉन्फिडेंट है और वो इस चीज को समझते हैं कि उन्होंने जो मैकेनिज्म डेवलप किया है सिद्धांतों के आधार पे और मुद्दों के आधार पे, कैंडिडेट कमजोर हो थोड़ा सा वो भी जीत जाएगा। ये इस लिस्ट से ओवरऑल परिलक्षित होता है। जी चलिए रमेश जी, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सबसे पहले जो ये लिस्ट जारी हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रमेश जी, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। सर आप अनम्यूट कीजिएगा। चलिए रमेश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हरगोविंद जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरगोविंद जी, आपसे भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी और जानना चाहूंगी इस लिस्ट पर आप क्या कहेंगे सबसे पहले। हरगोविंद जी, देखिए, रणनीति के हिसाब से यदि आप देखें तो ये स्वागत योग्य भी है और जिसको कहते हैं ना कि 2020 में पहले ही 1-2 ओवरों में चौके छक्के, तो ये तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट ऐसे दिख रहा है। और जहां विशेष तौर पे दिल्ली का जिक्र करना चाहूंगा जी, कि दिल्ली में बिल्कुल जिसको कहते हैं ना एकदम परफेक्ट, जैसे प्रवेश वर्मा, अब यहां स्वर्गीय सैफ सिंह वर्मा जी वो जन नेता थे जी, और प्रवेश जी जो हैं वो जनप्रतिनिधि हैं, दोनों में अंतर है। और 2 बार अवसर मिलने के पश्चात कहीं ना कहीं उनमें कुछ त्रुटि रही होगी जो पार्टी को उनकी टिकट काटनी पड़ी। और कमलजीत जी जो टिकट जिनकी अब घोषणा की गई है, तो मुझे तो लगता है कि महाबल मिश्रा जी के सामने ये चुनाव एक तरफा नहीं कर दिया गया कि जो क्षेत्र में महिला होने के नाते एक वो महापौर भी रही हैं, तो एक उनकी छवि काम करने वाले कार्यकर्ता, काम करने वाली नेत्री की। दूसरा, बांसुरी तो बिल्कुल हकदार थी, मेरी छोटी बहन जैसी है कि होगी। स्वर्गीय सुषमा जी के साथ काम करने का अवसर मिला तो सुषमा जी स्नेह भी करती थी और आदर भी करती थी हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता का। लेकिन अब बांसुरी युवा है और उनके लिए भविष्य उज्जवल है और आशा है कि वो जनप्रतिनिधि नहीं, वो नेत्री बनेगी। तो और बाकी जहां आप देखिए कि विपक्ष पर यदि आए, कांग्रेस देखिए देश का राष्ट्रीय दल, प्रमुख विपक्षी दल, उनको तो हासिल करना था ना, उनके पास तो समय था, अवसर था जो उन्होंने व्यर्थ कर दिया। उन्हें जो लीड लेनी चाहिए थी 1-2 महीने पहले ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा करनी चाहिए थी। और वो क्या कब करेंगे? मुझे नहीं लगता वो लोग चाहते भी है कि हम चुनाव लड़ें। और कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पर यदि वो जिन प्रत्याशियों को एबी फॉर्म देंगे, अपनी टिकट देंगे, वो नॉमिनेशन ही भरने जाएंगे या नहीं। बिल्कुल। चलिए हरगोविंद जी, आपके पास लौटूंगी। मुकेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। 2019 के चुनाव को अगर याद करा जाए तो 2019 का चुनाव जब अनाउंस होना था, उससे करीब 10 से 11 दिन के बाद जो है वो लिस्ट आ गई थी। लेकिन इस बार जो कवायद है वो काफी पहले से ही चल रही है, क्योंकि इस बार जो लक्ष्य है वो 370 प्लस है। कहीं ना कहीं ये माना जाए कि चुनौती भी एक ज्यादा यहां पर नजर आ रही है इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए। नहीं, देखिए, एक बीजेपी कोई भी काम करती है बड़े संगठित तरीके से करती है और एक मैसेज देने के हिसाब से करती है।
और इनके संगठन में और इनके जो मैकेनिज्म इन्होंने डेवलप किया, जैसा कि मिश्रा जी भी बता रहे, मैं बिल्कुल कन्विंस हूं कि उन्होंने एक मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है बीजेपी ने, जो किसी को भी देंगे, इसलिए तो वो जीतेगा और कमल का निशान ही जो है वो सारी चीजें, इसलिए इनको अपने कैंडिडेट को तय करने में उतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ी इस बार। हालांकि 2019 या 2014 में थोड़ी मशक्कत इनको करनी पड़ी थी, लेकिन अब जो है पूरी तरीके से जो है ये दिल्ली के कंट्रोल में पूरी पार्टी चल रही है, और इसलिए केंद्रीय नेतृत्व जो है वो 1 से 2 बैठक में जो है ये सारी चीजें कर लेती है। 195 सीटों को जिस तरीके से 2 दिन ये पूरी मीटिंग चली थी, और तीसरे दिन जो है वो टिकट का ऐलान जो है वो कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि बीजेपी एक संगठित पार्टी है और इनका संगठन मजबूत है, और यही बीजेपी की खासियत है कि संगठन यहाँ पर चुनाव लड़ता है, और चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, पूरा संगठन जो है पूरी मजबूती से और पूरी ताकत से जो है चुनाव लड़ा जाता है यहाँ पर, और इसीलिए ये नतीजा जो है निकल करके सामने आया है। और आज जो टिकट इतना पहले जो ऐलान कर दिया गया है, हालांकि चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, 15 दिन 16 दिन का टाइम जो है अभी बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले टिकट का ऐलान कर दिया गया है ताकि कैंडिडेट जो है वो क्षेत्र में जाकर के अपना चुनाव प्रचार शुरू कर सकें, और जो 370 का जो लक्ष्य है उसको अगर पाना है तो निश्चित तौर पे आपको तैयारी पहले से करनी होगी। तो वैसे अगर आप बीजेपी के किसी बड़े नेता से आप बात करें कड़ी का, तो वो ये आपको बोलेंगे जी कि हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, और भारत जैसे देश में, भारत जैसे लोकतंत्र में 12 महीना जो हर एक साल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चुनाव जो है वो होता रहता है, तो उस लिहाज से पार्टी हमेशा तैयार रहती है, और ये तो बड़ा चुनाव है, बड़ी लड़ाई है, तो इसके लिए तो पार्टी पहले से ही तैयार थी, और तीसरी बार लगातार हैट्रिक इस बार मोदी जी का लगने वाला है, तो निश्चित तौर पे संगठन और पार्टी दोनों ही लेवल पे जो है तैयारी काफी पुख्ता है, इसलिए टिकट का ऐलान जो है इतना पहले। जी हरगोविंद जी आती हूँ जी, बिल्कुल रमेश जी पहले आपके पास आ जाती हूँ, फिर हरगोविंद जी आपके पास आती हूँ। रमेश जी पहले आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, जो ये लिस्ट जारी हुई है इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए कनिका जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। जो लिस्ट पहली है वो निश्चित तौर पे सरप्राइज करती है, और करनी भी चाहिए। देखो दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, विपक्षी लोग, ये जानते हैं कि ये राजनीति है, नरेंद्र मोदी की है, कुछ ऐसा करेंगे, अचंभित करेंगे, लोगों को भी करेंगे, पार्टी के लोगों को भी करेंगे, और ये होना भी चाहिए। अच्छा, उन्होंने जिस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई है, उनको पता है कि हर क्षेत्र में, हर जगह से हमें इस बार सीट निकाल के 400 पार का और 370 का जो हमारा आंकड़ा है वो हमें पूरा करना है। और जिस तरीके से मनोवैज्ञानिक उन्होंने दबाव बनाया है, और दूसरी पार्टियां हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने हथियार छोड़ दिए हैं, वो कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं 2024 की, वो सारे के सारे विधानसभा की अपनी तैयारियों में लग गए हैं। उनको पता है कि ज्यादा स्पेस हमारे पास बचा नहीं है। और दूसरी बात ये है, जिस तरीके से सवाल उठते हैं कि जब कोई लिस्ट आती है तो उसमें महिलाओं की भूमिका देखी जाती है, आदिवासी की भूमिका देखी जाती है, तो इन्होंने मुस्लिम को छोड़ के कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें इन्होंने वो सारा फिलफिल नहीं करा हो। और एक मुसलमान कैंडिडेट को भी केरल से इन्होंने टिकट दिया है। लेकिन सरप्राइज यहाँ पे ये भी करता है, जैसे कैराना सीट हो गए, आसपास के मुजफ्फरनगर जो सीट है, जहाँ पे मुझे लग रहा है 40% से ज्यादा भी मुसलमानों की संख्या है, वहां पे बनता था कि 1-2 कैंडिडेट यहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता नहीं है कि उनको इससे कोई फर्क पड़ेगा, वो अपने धुन पे चल रहे हैं, अपनी चीजों पे चल रहे हैं। और एक बात और है इसमें, मुझे जहां तक लगता है कि इस पहली लिस्ट से कईयों की राजनीति का अंत हो गया है। जिस तरीके से लोग बयानात भी आने लगे हैं, हर्षवर्धन साहब ने कह दिया कि अब जो मेरा जो क्षेत्र है वो क्लिनिक की तरफ जा रहा है, राजनीति छोड़ के मैं वहां पे जा रहा हूं। जिस तरीके से गौतम गंभीर ने कह दिया, जयंत सिन्हा ने भी कह दिया। तो यहाँ जो सीटें रिप्लेस करी गई हैं, तो यहाँ पे नए लोगों को मौका दिया जा रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और रही बात जहां तक दिल्ली की बात है, देखो दिल्ली में गौतम गंभीर की जो सीट थी, अगर गौतम गंभीर अगर यहाँ से लड़ते, उनकी सीट फंस रही थी, क्योंकि लोग उनको पसंद नहीं कर रहे थे। वो कहते थे कि उनका सबसे ज्यादा जो समय होता वो क्रिकेट में देते हैं, फील्ड में रहते नहीं, लोगों से मिलते नहीं है। तो इस तरीके से चीजें हो रही थी। फिर प्रवेश वर्मा की जहां तक बात आ रही है,
परवेश वर्मा अपने आप को बहुत जल्दी ऐसा प्रचारित करना चाह रहे थे, मीडिया में जिस तरीके से बाइट देते थे और मुखर होके बोलते थे, वो मुझे लग रहा वो उनके लिए भारी पड़ गया, वो उनके लिए खल गया। और रमेश बिदूड़ी का जहां तक मामला है, पार्लियामेंट में उन्होंने एक सांसद को आतंकवादी कहना और निर्दल तरीके से बात कहना, ये शायद भारतीय जनता पार्टी को विशेष तौर पे मोदी जी को गलत लगा, तो इसलिए उनका टिकट काटा गया। अब 2 महिलाओं को टिकट यहां से दिल्ली में दिया गया, ये अच्छी सूरत है और ये अच्छा मैसेज है। परवीन खंडेलवाल को चांदनी चौक से उनको उतारा, महिलाओं को बिल्कुल इस बार प्राथमिकता दी गई है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बारे में जिक्र भी करती है। और वहीं ए.के. मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 51 सीटों पर फिलहाल अभी उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, जिसमें हमने देखा जाए तो सिर्फ 4 सीट्स में जो है वो बदलाव किए हैं नामों को लेकर के, और वो भी वो सीट है जहां पर पहले हारे हुए थे। इस बार नए नामों का यहाँ पर ऐलान हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, जिन सीटों पे हारे हुए हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे चेंज तो रिक्वायर्ड है जी। तो वहाँ पे ये ऐसे कैंडिडेट को लाएंगे जो कि प्राइमा फेसी पार्टी की चीज़ों को उपयोग करते हुए, पार्टी के ताकत को उपयोग करते हुए, प्लस इंडिविजुअल कैंडिडेट अपनी ताकत का उपयोग करते हुए उसको विक्ट्री में वो अब की बार रिजल्ट दे सके। क्योंकि इन लोगों का लक्ष्य अगर ओवरऑल 400 के पार का देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बार बार ऐसे कि जी हम तो पार्टी के कद्दावर नेता हैं या खानदानी नेता हैं, मुझे ये लगता है, जो मैंने आपको बताया कि जब कोई सिस्टम, कोई पार्टी अपने परफॉर्मेंस की पराकाष्ठा पे होता है, पीक पे होता है, तो रिजल्ट उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस लिस्ट में भी 2 चीज़ें हैं। देखिए, इनके लिए रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कोई एक व्यक्ति या नेता या कितने साल से वो एसोसिएटेड है पार्टी में या उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस लिस्ट को देखने से स्ट्रेटेजिक वे में ये भी पता चलता है, ज़्यादातर विपक्षी लोग या पत्रकार लोग इसकी बात नहीं करते हैं। एक तो इन्होंने बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट एकदम फ्री फ्रॉम रिस्क है और 100% विनिंग फार्मूला है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लिया हुआ है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बताती है कि लेटेंट वे में, साइलेंट वे में बीजेपी के पॉलिसीज में, उसके मोडस ऑपरेंडी और नेचर में चेंज क्या हो रहा है। देखिए, बीजेपी इस वक्त जो फंक्शन कर रही है ना, वो लीडरशिप स्टाइल अगर देखी जाए तो वो डेफिनेटली ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप अपना रही है। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ये होती है, एक सिस्टम से ही चीजें ऊपर से नीचे चलेंगी, ऊपर के लोग या जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो बनाएंगे, लेकिन इतनी फ्रीडम नीचे के लोगों को जरूर रहेगी कि वो अपने ओपिनियन, अपनी बातों को रख सके और फ्री होकर के टॉप लेवल इसको डिसाइड करता है जो बेस्ट होता है। ये चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे हैं इस लिस्ट के हिसाब से। मुकेश जी, अब आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, जिस तरीके से रणनीति पर काम हो रहा है, हमने 2014 में देखा नरेंद्र मोदी ने जिन चेहरों को खड़ा किया, बिना किसी दिक्कत के, रोक रुकावट के वो जीतते नजर आए। 2019 में भी यही देखा गया। और अब अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक मेंटालिटी ऐसी सेट हो गई है, भले ही प्रत्याशी कोई भी हो, वोट जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही दिया जाता है। मुकेश जी, हरगोविंद अरोड़ा जी कुछ बोलना चाह रहे थे। एक बार मैं हरगोविंद जी को एक बार मैं सुनना चाहूंगा। दिल्ली की राजनीति करते हैं और दिल्ली की राजनीति बड़ी बारीक नजर रखते हैं। एक बार हरगोविंद जी जो बोल रहे थे, एक बार मैं जी बिल्कुल हरगोविंद जी ले लें जी। मुस्लिम प्रत्याशी का जहां जिक्र हुआ, उस पे आने के पहले मैं, मुकेश जी ने अभी ब्रेक के पहले जो कहा कि भाजपा में संगठन चुनाव लड़ता है। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में चुनाव तो संगठन ही लड़ रहा है, लेकिन ये भाजपा की विशेषता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आंशिक जितने भी संगठन है वो साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जो दिल्ली की अभी की लिस्ट हमने देखी, जिनमें नाम कटे, जो लोग सांसद बन के आए थे वो भाजपा के ही तो कार्यकर्ता थे। अब जब वो लोग जनता में उपलब्ध नहीं रहते, अपने काम को सुचारू रूप से करने में सक्षम नहीं होते, तो शर्मिंदगी तो पूरे संगठन को झेलनी पड़ती है। इसी कारण फिर हाईकमान को उनकी टिकट काटनी पड़ती है। और संगठन के लोग जो वोट मांगने जनता के बीच में जाते हैं, तो 5 साल जवाबदेही जनप्रतिनिधि से ज्यादा उन लोगों की होती है जो 365 दिन और वर्षों से एक विचारधारा के लिए क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं। अब जहां तक मुस्लिम प्रत्याशी की बात आई, कोई भी राजनीतिक दल जीत की गारंटी को लेकर ही तो प्रत्याशी मैदान में उतारता है। अब भारतीय जनता पार्टी में यदि मुस्लिम प्रत्याशियों की जीत का अनुपात जो है वो बहुत कम रहेगा, तो वो कैसे उनको अत्यधिक तादाद में देंगे टिकट। जैसे 2004 का मैं आपको एग्जांपल दूं, आजमगढ़ की सीट, वहां से हिंदू प्रत्याशी तय हो चुके थे। अचानक आधी रात को मुख्तार अब्बास नकवी जी ने अटल जी से रिक्वेस्ट की कि यहां से मुस्लिम कैंडिडेट को लाया जाए।
तो शाह मोहम्मद खान वहां से लाए गए। परिणाम, भाजपा वहां जमानत जब्त कराकर 5वें नंबर पे रही। तो केवल धर्म के आधार पर या केवल यह देख लेना कि इस धर्म के या इस जाति के इतने प्रत्याशियों को टिकट दे देना नहीं। कोई भी संगठन या कोई भी राजनीतिक दल, अब परिस्थिति, अब देश में हालात क्या है, विपक्षी जो दल हैं उनकी राजनीति का विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद। वो राज तो करना चाहते हैं लेकिन चुनावी नीति नहीं है। राज तो करना चाहेंगे लेकिन चुनावी नीति नहीं है। अब नीति नहीं होगी, कोई उनकी योजना नहीं होगी, तो कैसे वो अपने प्रत्याशी को चुनाव जितवाएंगे और राज करेंगे? जी बिल्कुल। मुकेश जी कुछ कहना चाहें? इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो मुस्लिम प्रत्याशी की बात करें, देखिए विचारधारा वाली पार्टी है बीजेपी, और अघोषित तौर पे अगर कहें तो जो आइडियोलॉजी है बीजेपी की, राष्ट्रवाद की जो आइडियोलॉजी है, उसमें कहीं मुस्लिमों के खिलाफ जो है ये नहीं जाता है, लेकिन मुस्लिम प्रत्याशी कहीं ना कहीं इस वजह से भी दूर हो जाते हैं, और जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बीजेपी को पसंद नहीं करती है इस मुद्दे पे। तो चूंकि अब मुद्दा छोड़ नहीं सकती पार्टी, इसलिए कैंडिडेट को छोड़ना पड़ रहा है। अब जो अब्दुल सलाम की बात की जा रही है कि केरला में जिनको आपने टिकट दिया है वो बिल्कुल ही धर्मनिरपेक्ष कहे, एक तरीके से सेकुलर व्यक्ति हैं, और इससे पहले जो वो वीसी रह चुके हैं, वीसी से रिटायर करके 2019 में ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था, और पार्टी के बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में 5 साल इन्होंने काम किया, और उसके बाद पार्टी ने भरोसा जताया है, टिकट दिया है। और खासतौर पे देखिए, एक विनिबिलिटी की जो बात होती है किसी भी पार्टी में, किसी भी चुनाव में जो कैंडिडेट का चयन होता है, विनिबिलिटी देखी जाती है। तो केरला का जो इक्वेशन है, केरला में जिस तरीके से एक जो मुस्लिम वोटरों का वहां पर एक बहुत बड़ा चंक है, बहुत बड़ा वोट बैंक है, फिर क्रिश्चियन वोटर्स भी वहां पर बहुत ज्यादा है, और इन दोनों के बीच में जो है जो हिंदू वोटर्स है, जो सनातनी वोटर है, उन दोनों का अगर सामंजस्य बिठाया जाए तो विनिंग फार्मूला जो है आपको, या तो आपको क्रिश्चियन कम्युनिटी से आपको लेने पड़ेंगे, या नहीं तो आपको इधर से लेने पड़ेंगे। आप देखिए AK एंटनी के बेटे जो हैं, अनिल एंटनी, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, तो आपने उधर से भी तो लिया है आपने। तो जो विनिंग फार्मूला होता है, पार्टी लास्ट में वही देखती है कि जो जीत सके उनको किसी भी तरीके से एडजस्ट कर लिया जाता है। और विनिंग कैंडिडेट्स, अभी तो लैटरल एंट्री बाकी है, ये तो पहली लिस्ट है ना। आप देखिए दूसरी और तीसरी लिस्ट में आपको कनिका लैटरल एंट्री भी दिखेगी बहुत सारी, जो कहीं से नहीं तो सीधा आगे ऊपर से आएंगे पैराशूट लेके, और उनको टिकट दे दिया जाएगा। और केवल ऐसा नहीं कि संगठन के आधार पर दिया, कुछ टिकटें ऐसी भी हैं जो प्रभाव से दिया गया है और पहुंच, जैसे आप सरोज पांडे का टिकट अगर आप देखें, राज्यसभा की सांसद है, पिछली बार जो दुर्ग उनकी परंपरागत सीट रही है, दुर्ग से वो हार गई थी पिछली बार, उसके बाद राज्यसभा में एडजस्ट किया गया उनको, लेकिन इस बार कोरबा से टिकट दिया गया। हालांकि कोरबा और बस्तर जो है ये 2 ऐसी सीटें हैं छत्तीसगढ़ की जो बीजेपी हार चुकी थी पिछली बार, तो इस बार कोरबा में उन्हें दिया गया है, और कोरबा में हो सकता है जो इस बार कुछ वहां पर चेंजेस हो, कमाल हो, और इस बार कमल जीते वहां पर। और जो सरोज पांडे, चूंकि उनका कद्दावर चेहरा है वो, और वो अच्छा काम करती है, वो क्षेत्र में काम करती हैं और संगठन से काफी करीबी जुड़ी हुई है, तो मुझे लगता है कि वहां पर भी सफलता मिल सकती है। कोरबा उनके लिए नया क्षेत्र है, लेकिन वहां पार्टी चूंकि मजबूत हुई है, विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आए हैं बस्तर और कोरबा के क्षेत्र में, वहां उससे लगता है कि पार्टी वहां पर जीत सकती है। बिल्कुल मुकेश जी, वहीं दूसरी और तीसरी लिस्ट का चूंकि अभी ऐलान होना है, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि करीब 60 से 70 नाम ऐसे हो सकते हैं जो काफी सीनियर लीडर्स हैं, उनके नाम यहाँ पर कट सकते हैं। और ये हमने पहली लिस्ट में भी देख लिया, साध्वी प्रज्ञा की अगर हम बात करें, मीनाक्षी लेखी की बात करें, हर्षवर्धन की हम बात करें, तो नाराजगी भी कहीं ना कहीं नजर आ सकती है। देखिए, नाराजगी तो होगी, डेफिनेटली लोगों की नाराजगी होगी, लेकिन बगावत नहीं होगी। नाराजगी और बगावत में बड़ा फर्क है। तो अभी देखिए, हर्षवर्धन ने कहा कि मैं अपनी क्लिनिक की तरफ लौटूंगा, मीनाक्षी लेखी का कोई उस तरीके का बयान नहीं आया है। प्रज्ञा ठाकुर ने तो कहा है कि नहीं, संगठन का फैसला है, उन्हें एक्सेप्ट है, संगठन जो कहेगा वो करेंगे। तो बगावत कहीं से भी नजर नहीं होती है। और नाराजगी तो थोड़ी बहुत एक ह्यूमन नेचर है कि आप वहां से सांसद थे और आपकी जगह किसी दूसरे को दे दिया गया है, संगठन ने फैसला किया है, तो संगठन के फैसले का सब समर्थन कर रहे हैं। अगर आप गौतम गंभीर की भी बात करें, हालांकि गौतम गंभीर की सीट से अभी टिकट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही कह दिया है कि हम जो है अपने क्रिकेट करियर पे जो है ध्यान देना चाहेंगे। तो कहीं से बगावत नहीं है। और पहली लिस्ट में तो 80% लोगों को रिपीट किया गया है। जो 195 में 102 सीट जो है, 102 सीट जो है वो पूरी तरीके से कास्ट इक्वेशन, जैसा कि मिश्रा जी बता रहे हैं कि जातीय इक्वेशन तो बिल्कुल उसमें जो है ध्यान रख करके किया गया है। उसमें ओबीसी कैंडिडेट है, SC ST, महिला, युवा, उन सारे चेहरों को किया गया। और बची हुई सीटों पे जो है वो विनिबिलिटी फार्मूला जो है उससे अपना करके जनरल कैटेगरी के कुछ लोगों को जो है टिकट दिया गया है। लेकिन तीसरी चौथी सीट जो लिस्ट होगी, या पांचवी लिस्ट भी हो सकती है, उसमें बहुत सारे नाम जो है वो आपको बिल्कुल नए दिखेंगे,
जीतने वाले के भी नाम कटे होंगे और जो पिछली बार सेकंड रहे थे, जी, जो फर्स्ट रनर अप जो थे, उनके नाम भी इस बार चेंज किए जा रहे हैं। इसलिए पहली लिस्ट में सबको खुश कर दिया गया है, 80% जो है वो सिटिंग को दिया गया है, लेकिन आने वाली लिस्ट ऐसी नहीं होगी कनिका। चलिए, बिल्कुल मुकेश जी, हरगोविंद जी, रमेश जी, साथ ही एके मिश्रा जी, आपका हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और देखिए, पहली लिस्ट जो ये जारी हुई है, इसमें 195 उम्मीदवारों का यहां पर ऐलान हुआ। उसके बाद दूसरी और तीसरी लिस्ट की फिलहाल अभी ऐलान होना है, लेकिन उससे पहले कई बड़े जो नाम है बताया जा रहा है कि उनका टिकट कट सकता है। हालांकि देखना होगा कि दूसरी और तीसरी लिस्ट में किन बड़े नामों का यहां पर ऐलान होगा और साथ ही किन बड़े सीनियर लीडर्स का नाम यहां पर कट सकता है। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।